हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर और आप मेरे साथ इस वीडियो में पढ़ेंगे 17th चैप्टर जिसका नाम है तारे एवं सौर परिवार यानी कि स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। और इसमें हम लोग देखेंगे 8th क्लास का जो एनसीईआरटी का ये साइंस है उसमें हम देखेंगे इसके 17th चैप्टर में कि तारे एवं सौर परिवार यानी कि जो सोलर सिस्टम है वो किस प्रकार से कार्य करता है, इसमें कौन कौन से ग्रह हैं, ठीक है, इन ग्रहों के क्या क्या उपग्रह हैं और क्या जो प्राकृतिक ग्रह होते हैं वो कैसे कितने होते हैं, कौन हैं, और जो कृत्रिम यानी कि जो हमारे द्वारा यानी कि मानव द्वारा जो छोड़े जाते हैं उपग्रह वो सब कौन कौन हैं। तो इन सभी चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे, बारीकी से जानने का कोशिश करेंगे कि स्टार क्या है और पूरा सोलर सिस्टम किस प्रकार से निर्मित होता है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि क्या आता है, खगोलीय पिंड आता है, ठीक है, यानी कि जो सेलेस्टियल जो ऑब्जेक्ट्स आते हैं यानी कि खगोलीय जो पिंड आते हैं वो क्या हैं, इनको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। अब रात्रि के समय क्या होता है, आकाश में सबसे अधिक प्रदीप्त पिंड चंद्रमा है, ठीक है, यानी कि सबसे जो आप ज्योतिमान पिंड को देखते हैं वह चंद्रमा होता है, ठीक है। अब इस प्रकार से क्या होता है कि तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा आकाश के बहुत से अन्य पिंड क्या कहलाते हैं, खगोलीय पिंड कहलाते हैं, यानी कि ये सभी क्या कहलाते हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। कौन कौन कहलाते हैं, तो तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा आकाश के बहुत से अन्य पिंड जो है वह खगोलीय पिंड कहलाते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि खगोलीय पिंडों और उनसे संबंधित परिघटनाओं के अध्ययन को हम खगोलिकी कहते हैं, यानी कि एस्ट्रोनॉमी हम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, खगोलीय पिंड और इनसे संबंधित जो घटनाएं होती हैं, ठीक है, इनका अध्ययन क्या कहलाता है, इनके परिघटनाओं यानी कि जो भी इनके बीच घटनाएं होती हैं, घटती हैं, उसके अध्ययन को हम खगोलिकी कहते हैं, यानी कि एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा पहला ही बिंदु है यानी कि चंद्रमा, मून, अर्थात द मून। अब क्या है मून, किस तरीके से यह चक्कर लगाता है और किस प्रकार से यह कार्य करता है और हमें प्रकाश देता है, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि उस दिन को जब चंद्रमा की पूर्ण जो चक्रिका है, ठीक है, वह दिखाई देती है, उसको हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाता है, पूर्णिमा कहलाता है। जिस दिन हमें क्या होता है, चंद्रमा यानी कि गोल गोल दिखाई दे, वह क्या कहलाता है, पूर्णिमा कहलाता है, वह दिन पूर्णिमा होता है। अब इसके पश्चात प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा का चमकीला भाग घटता चला जाता है। क्या होता है, ये पूरा जो भाग इसका होता है वह घटता चला जाता है, ठीक है। और देखते हैं कि 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता। जो 15वां दिन होता है पूर्णिमा के बाद से, ये क्या होता है, दिखाई नहीं देता। इस दिन को हम अमावस्या कहते हैं। इस दिन को क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। अगले दिन चंद्रमा का एक छोटा भाग आकाश में दिखाई देता है, इसे हम बाल चंद्र कहते हैं। इसे मतलब छोटे जो सबसे छोटे चंद्रमा है उसको हम बाल चंद्र कहते हैं। इसके पश्चात फिर प्रतिदिन चंद्रमा बड़ा होता जाता है। जो अमावस्या के दिन तो ये दिखाई नहीं देता, और उसके अगले दिन जो दिखाई देता है चंद्रमा, उसे हम बाल चंद्रमा कहते हैं, यानी कि बहुत छोटा चंद्रमा दिखाई देता है, उसका बहुत छोटा हिस्सा जो है वो हमें दिखाई देता है। फिर अब हम क्या देखते हैं कि इसके पश्चात ये धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। अब 15वें दिन एक बार फिर से हम चंद्रमा का पूरा दृश्य देखते हैं, जो कि ये पूर्णिमा के दिन ऐसा होता है। पूरे माह तक दिखाई देने वाले चंद्रमा की प्रदीप्त भाग की विभिन्न आकृतियों को हम क्या कहते हैं, चंद्रमा की कलाएं कहते हैं, ठीक है। ये इनको हम क्या कहते हैं, चंद्रमा की कलाएं कहते हैं, इनका कला कहते हैं कि ये अपनी कला से अपनी आकार को क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि भारत में लगभग सभी पर्वों को चंद्रमा की कलाओं के अनुसार मनाया जाता है। क्या किया जाता है, चंद्रमा की जो कलाएं हैं, ठीक है, इसके अनुसार सभी त्योहारों को मनाया जाता है, पर्वों को मनाया जाता है। तो अब कौन कौन से त्यौहार हैं जो चंद्रमा की कलाओं के द्वारा उनके हिसाब से मनाए जाते हैं, इनको हम देख लेते हैं। तो यह देखते हैं उदाहरण के लिए कि दिवाली को अमावस्या पर मनाया जाता है, ठीक है। बुद्ध पूर्णिमा जो दिवाली है वो अमावस्या को मनाया जाता है। फिर अब देखते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा, ये जो है गुरु नानक जयंती, गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है कब, तो यह मनाई जाती है महाशिवरात्रि को, कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी को मनाया जाता है। यानी कि जब आप देखेंगे कि चंद्रमा की कलाएं हैं वो कैसे बदल रही हैं, और उसी के अनुसार हमारे देश में सभी त्यौहार, लगभग त्यौहार मनाए जाते हैं। अब बुद्ध पूर्णिमा को हम देखते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती पूर्णिमा पर मनाई जाती है। ये कब मनाए जाते हैं, बुद्ध पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा, यानी कि गुरु नानक जयंती जो है वह पूर्णमासी के दिन मनाए जाते हैं, पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं। अब महाशिवरात्रि जो है इनको कब मनाया जाता है, तो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को, ठीक है। अब बाल चंद्र शुक्ल पक्ष की प्रथम को दर्शन
के अगले दिन ईद उल फितर मनाए जाते हैं। ईद उल फितर हमारे यहाँ हमारे देश में मनाई जाती है, और भी अन्य जो त्यौहार हैं वो मनाए जाते हैं, लेकिन उदाहरण के तौर पर यहाँ आपको समझने के लिए इतना ही दिया गया है। अब हम क्या देखते हैं कि एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा तक की अवधि 29 दिन से कुछ अधिक होती है। क्या होती है? यह जो अवधि होती है, एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा तक की अवधि जो होती है वह 29 दिन से कुछ अधिक होती है। बहुत से कैलेंडरों में इस अवधि को एक माह कहते हैं। जो बहुत सारे कैलेंडर हैं वो इस पूरे मतलब गैप को, यानी कि एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा के गैप को, ये 29 दिन के गैप को क्या कहते हैं? एक माह कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि चंद्रमा सूर्य तथा अन्य तारों की भांति अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करते। जो चंद्रमा है, सूर्य तथा अन्य जो तारे हैं, यानी कि स्टार का अपना क्या होता है? प्रकाश होता है, अपना लाइट होता है। सूर्य का अपना होता है, लेकिन चंद्रमा का अपना लाइट नहीं होता है। यह अपने लाइट से नहीं चमकता है। हमें चंद्रमा इसलिए दिखलाई देता है क्योंकि यह अपने पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित कर देता है, यानी कि रिफ्लेक्ट कर देता है इस प्रकार से। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे ये सूर्य के प्रकाश को हमारी तरफ परावर्तित करता है। इस फिगर में आपको 17.3 में यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, इसलिए हम चंद्रमा के उसी भाग को देख पाते हैं जिस भाग से सूर्य का परावर्तित प्रकाश हम तक पहुँचता है। ठीक है, यानी कि पूरा जो चंद्रमा है वो इस प्रकार से एक बार में हमें नहीं दिखाई देता है, और जहाँ से सूर्य का प्रकाश हमें परावर्तित होकर हमारे तक आता है वही हिस्सा हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो ये तो रही बात। आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसे आप जो ये सूर्य है उससे आपको ये चंद्रमा दिखाई दे रहा है परावर्तित होकर के। ठीक है, यह प्रकाश को परावर्तित करता है, सूर्य से आने वाली प्रकाश को, और उसके बाद हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, देखिए इस तरीके से इसकी कलाएं होती हैं, इसी को बोला जाता है। ये तो आपको हो गया ये पूर्णिमा के दिन का चांद, ये हो गया अमावस्या को जो हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, उसके बाद से ये धीरे 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 बड़ा होते जाता है, फिर छोटा होते जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यही चंद्रमा की कलाएं हैं, इसी को हम चंद्रमा की कलाएं बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है। ठीक है, यह क्या करता है? पूरा एक परिक्रमा जब करता है पृथ्वी का, ये पृथ्वी का उपग्रह है, एकमात्र उपग्रह है, तो हम क्या देखते हैं कि यह पता चलता है हमें कि यह अपनी धुरी पर भी एक घूर्णन कर लेता है। ठीक है, यानी कि यह अपनी धुरी पर घूमता है और जो पृथ्वी है उसकी परिक्रमा करता है, और जब तक यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है तब तक वह अपनी धुरी पर भी घूम जाता है। ठीक है, यानी कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में अपनी अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं कि चंद्रमा का पृष्ठ जो है वह कैसा होता है, यानी कि जो ये आपका सरफेस है, मून का सरफेस है, द मून्स सरफेस, यानी कि चंद्रमा का पृष्ठ जो होता है वह किस प्रकार से होता है। अब कवियों तथा कहानीकारों के लिए चंद्रमा एक चित्ताकर्षक पिंड है, यानी कि चित्त को आकर्षित, हमारे मन को आकर्षित करने वाला पिंड है। कवियों ने और जो कहानीकार हैं उन्होंने बहुत सारे इस पर वर्णन किए हैं, इस पर अपने मन को लिखा है, अपने मन की कहानियों को, मन के जो बनावट है, उनका मन का जो सोच है उसको उस रूप में उन्होंने बयां किया है। अब हम क्या देखते हैं कि इसके विपरीत, परंतु जब अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर कदम रखे तो उन्होंने चंद्रमा के पृष्ठ पर धूल भरा तथा निर्जन पाया। क्या पाया? कि उसका पृष्ठ जो है, यानी कि सतह जो है वो पूरा धूल से भरा हुआ है और एकदम बिल्कुल निर्जन है, वीरान है। ठीक है, अब उस पर विभिन्न अमापों के गर्त हैं, बहुत सारे खड्डे हैं। ठीक है, इस पर बहुत से खड़ी ढाल वाले ऊंचे पर्वत भी हैं। इस पर क्या है? बहुत से ऊंचे ऊंचे पर्वत भी हैं, इन्होंने देखा। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि इस पर बहुत से खड़ी ढाल वाले ऊंचे पर्वत भी हैं। अब इनमें से कुछ पर्वत तो ऊंचाई में पृथ्वी के सर्वाधिक ऊंचाई के पर्वतों के समान है, यानी कि पृथ्वी पर जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन है? तो यह हिमालय का जो चोटी है, यानी कि एवरेस्ट, वो है। ठीक है, 8,848 मीटर। तो अब हम क्या देखते हैं कि इसके सदृश, यानी कि इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं वहाँ पे। ठीक है, चंद्रमा पर इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, गर्त हैं, खड्डे हैं, यानी कि जितना सुंदर वर्णन किया गया है और जितना ये इसका सतह हमारे पास सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके दिखाई देता है, वह वैसा वहाँ नहीं है। वहाँ बिल्कुल क्या है? धूल है और एक निर्जन है, यानी कि वहाँ पे कोई जन नहीं है। अब चंद्रमा पर न तो वायुमंडल है न ही जल, यानी कि वहाँ वायु नहीं है और वहाँ पानी भी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से चंद्रमा क्या है? वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। ठीक है,
अब हम क्या देखते हैं कि 21 जुलाई 1969 को यह बात जानने वाली है, आप जरूर नोट्स बनाते चलेंगे। 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले चंद्रमा पर अपने कदम रखे। उनके बाद जो है एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे थे, ये दोनों साथ गए थे, लेकिन सबसे पहले चंद्रमा पर जो कदम रखे वो हैं नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है। उसके बाद जो इनके सहयात्री थे वो यानी कि एडविन एल्ड्रिन, उन्होंने चंद्रमा पर अपने कदम रखे। तो यह बात जानने वाली है, ये उनको देख सकते हैं आप जो चहलकदमी करते हुए, ये अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको। तो अब हम देखते हैं कि स्टार क्या है, यानी कि तारे क्या हैं, ठीक है। स्टार किस प्रकार से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं हमारे अंतरिक्ष में। तो आकाश में असंख्य तारे हैं, ठीक है। हमको पता है कि आकाश में असंख्य तारे हैं। जब हम रात्रि में आकाश को देखते हैं तो ये टिमटिमाते हुए हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। और स्टार के पास क्या होता है, अपना प्रकाश होता है, अपने स्वयं का प्रकाश होता है, ठीक है। ये चंद्रमा की भांति सूर्य के प्रकाश को परावर्तित हमारे तक नहीं करते हैं। और वास्तव में तारे अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। सूर्य भी एक तारा है, क्या है, सूर्य भी एक स्टार है। अब हम देखते हैं कि अन्य तारों की तुलना में सूर्य इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है हमें। तो यह इसलिए दिखाई देता है कि सूर्य जो होता है, तारे जो हैं वो सूर्य की तुलना में लाखों गुना अधिक दूर हैं हमसे, यानी कि सूर्य हमसे नज़दीक है, तारे हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो ये दूर होने के कारण क्या होते हैं, सूर्य और चंद्रमा से बहुत छोटे दिखाई देते हैं, ठीक है। अब इसलिए तारे हमें क्या प्रतीत होते हैं, बिंदु जैसे प्रतीत होते हैं, यानी कि छोटे छोटे प्रतीत होते हैं। वास्तव में ये बड़े हैं। अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि सूर्य, ठीक है, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर दूर है, तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब सूर्य के पश्चात दूसरा निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है, इसकी दूरी पृथ्वी से लगभग आप देख सकते हैं कि ये खरबों में इसकी दूरी है, खरबों किलोमीटर इसकी दूरी है। तो इस प्रकार से आप इसमें 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और एक 13 शून्य देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या आप इस दूरी को आसानी से पढ़ सकते हैं। इसे पढ़ने में क्या होती है, दिक्कत होती है कि अरब खरब यानी कि वंस टेंस, फिर आप 100, 1000, 10,000 ऐसे करने लगें तो बहुत ज़्यादा ये हमें क्या होता है, मुश्किल होता है इसको पढ़ने में। तो इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए एक वैकल्पिक तौर पर, यानी कि इस दूरी को कम करने के लिए हमने प्रकाश वर्ष को क्या किया है, परिभाषित किया है एक दूसरे मापक के, यानी कि दूरी के मापक के तौर पर, दूरी के मात्रक के तौर पर। अब हम देखते हैं कि इतनी अधिक दूरियों को लंबाई के अन्य मात्रक प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है। पारसेक और प्रकाश वर्ष दूरी की क्या है, बहुत जो बड़ी दूरियां होती हैं उनको मापने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो यह अब हम देखते हैं कि यह प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है। ये क्या होती है, प्रकाश वर्ष क्या है कि जब प्रकाश यानी कि एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है वही दूरी है प्रकाश वर्ष, उसी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब याद कीजिए प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस प्रकार क्या होता है कि सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग 8 प्रकाश मिनट है, यानी कि यह कितनी दूरी है, 8 प्रकाश मिनट। अब अल्फा जो सेंचुरी लगभग कितनी है, 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। कितनी दूर है, 4.3 प्रकाश वर्ष। यानी कि आप देख सकते हैं कि एक जो प्रकाश वर्ष होता है वह क्या है, प्रकाश को एक साल में जितना चलने में जो दूरी तय करता है प्रकाश, वह होता है एक प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं कि यह तो बात रही कि दूरी को किस तरीके से मापा जा सकते हैं। वास्तव में दिन के समय भी आकाश में तारे होते हैं। वास्तव में क्या होता है कि दिन के समय में भी हम तारे को देख नहीं पाते हैं, सिर्फ वो होते हैं, ठीक है। यद्यपि उस समय सूर्य की तीव्र प्रकाश के कारण वे हमें दिखाई नहीं देते हैं, वे हमें क्या करते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि सूर्य उस टाइम दिन में बहुत ज़्यादा चमकीला होता है और इसके प्रकाश से वे उजल हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं, ठीक है। यानी कि जो तारे हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए हमें प्रतीत होते हैं। कोई तारा जो सूर्यास्त होते ही पूर्व में उदय होता है, सामान्यतः सूर्योदय से पहले ही पश्चिम में अस्त हो जाता है। क्या होता है, वह तारा जो सूर्यास्त होते ही पूर्व में उदय होता है, सामान्यतः सूर्योदय से पहले ही पश्चिम में अस्त हो जाता है। इसका जो यानी कि अस्त होता है कहाँ, वो पश्चिम में होता है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो बूझो और पहेली हैं ये बार बार किसी चीज़ को पूछते हैं। ये आप इनको ध्यान में रखेंगे कि ये 2 स्टूडेंट हैं और हमेशा क्या करते हैं, अपने मन में जो कुछ भी क्वेश्चन होते हैं उनको पूछते हैं। अब पहेली याद करती है जब वह किसी चलती रेलगाड़ी में होती है तो निकट के वृक्ष तथा भवन पीछे की दिशा में जाते प्रतीत होते हैं। यदि हमें तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते प्रतीत होते हैं तो क्या इसका अर्थ है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन करती है, ठीक है। यानी कि जब तारे जो हैं वह पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते हैं हुए प्रतीत हो रहे हैं हमें, तो इसका अर्थ क्या है, ठीक है।
इसका क्या, इसका अर्थ यह है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। तो इसका हम आंसर ढूंढ लेते हैं कि किस तरीके से ये गति करती है। ठीक है, तो ये गति करती है, इसको हम देखते हैं कि वास्तव में ध्रुव तारा एक ऐसा ही तारा है जो पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है। कहाँ है? अक्ष की दिशा में स्थित है। यह गति करता प्रतीत नहीं होता है। क्या होता है? यह इसीलिए हमें गति करता हुआ प्रतीत नहीं होता है, यानी कि स्थिर दिखाई देता है। वास्तव में जो ध्रुव तारा होता है वह ऐसा ही एक तारा है जो क्या है, गति करता हुआ हमें प्रतीत नहीं होता है। ठीक है, तो हमने जो यहाँ पे क्वेश्चन देखा था, यानी कि यह हमारे मन में एक प्रश्न आया था, बुझो और पहेली जो प्रश्न करते हैं कि हम जब गाड़ियों से चलते हैं तो हमें सारे जो स्थिर चीज़ें हैं, सारी जो स्थिर चीज़ें हैं वह पीछे की तरफ छूटती हुई, पीछे की तरफ जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो यदि जो तारे हैं वह पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते हैं तो क्या होता है कि क्या पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है? तो यह बात सही है, पृथ्वी क्या करती है? पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। ठीक है, और यह जो ध्रुव तारा है वह क्या है, स्थिर इसलिए हमें दिखाई देता है क्योंकि वह अक्ष की दिशा में स्थित है। ठीक है, जो पृथ्वी है उसके अक्ष की दिशा में स्थित है, इसलिए वह यहाँ पे सीधा आप देख सकते हैं कि अक्ष की दिशा में स्थित है, इसलिए ये हमें गति करता हुआ दिखाई नहीं देता है, प्रतीत नहीं होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे कि तारामंडल क्या है। ठीक है, यानी कि जो भी तारामंडल होते हैं, बार बार हम पढ़ते हैं कि तारामंडल क्या है, यानी कि जो भी ये पूरे के पूरे एक तारा का समूह होता है वो क्या है, उनको कैसे हम पहचान सकते हैं। अब पहचानने योग्य आकृतियों वाले तारों के समूह को हम क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। ठीक है, पूरा ये तारामंडल हम इनको बोलते हैं। तो यह देखते हैं कि प्राचीन काल में मनुष्यों ने आकाश में तारों को पहचानने के लिए तारामंडल की अभिकल्पना की। अब तारामंडलों की आकृतियां उन व्यक्तियों की सुपरिचित वस्तुओं की सदृश थीं। क्या थे ये? जिस तरह के उस समय कोई वस्तु यानी कि देखे गए थे, उसी तरह से उनके नाम पर के उन समूह के जो आकृति होते थे उनका हमने नाम रख दिया था। ठीक है, यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं ग्रेट बियर, यानी कि ये भालू के समान दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए हमने क्या रख दिया? ग्रेट बियर रख दिया इनको। फिर यहाँ पे ये रख दिया यहाँ इनका नाम कि ये हैं ओरियान। ठीक है, अब यहाँ पे जो कैसियोपिया है इसको देख सकते हैं कि इसको नाम हमने रख दिया कैसियोपिया। इस तरीके से ये तारामंडल है। जो ये आकृति, ये लियो मेजर, यानी कि इसको नाम रख दिया हमने लियो मेजर। तो ये रात्रि के आकाश में कुछ जो ये तारामंडल है इस प्रकार से एक विशेष आकृति के समान दिखाई देते हैं, और उसी को हम क्या कर दिए, उनके आकृति के अनुसार उनका नाम रख दिया पहले के हमारे लोगों ने। अब क्या है कि सर्वविख्यात तारामंडल में से एक विख्यात तारामंडल सप्तर्षि है। ठीक है, क्या है कि सबसे ज़्यादा विख्यात, विश्व के सर्वाधिक विख्यात तारामंडलों में से क्या है, एक सप्तर्षि जो तारामंडल है हमारा वो सबसे ज़्यादा चलन में आता है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि जिसे आप गर्मियों में रात्रि के प्रथम पहर में देख सकते हैं। क्या होता है? यह गर्मी के दिनों में हमें जो रात का पहला पहर होता है उस समय दिखाई देता है। अब इस तारामंडल को बिग डीपर, ठीक है, ग्रेट बियर अथवा जो अर्सा मेजर भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम जो बिग डीपर कहते हैं, ग्रेट बियर कहते हैं, अथवा अर्सा मेजर कहते हैं। अब इस तारामंडल में 7 सुस्पष्ट तारे होते हैं। कितने तारे हैं? 7 सुस्पष्ट तारे होते हैं। यह बड़ी कलछी अथवा प्रश्न चिन्ह जैसा प्रतीत होता है। कैसे प्रतीत होता है? बड़े जो कलछी होते हैं, यानी कि जो आप बर्तन कलछी देखे हैं उसके आकृति के समान दिखाई देते हैं। प्रश्नवाचक जो चिन्ह होते हैं, प्रश्न चिन्ह, वैसा यह प्रतीत होता है। इस कलछी की हथी में 3 तथा जो कटोरी में 4 तारे होते हैं। क्या होते हैं? आप देखेंगे कि कलछी की हथेली में, यानी कि हाथ से जो पकड़ने वाली चीज़ होती है, हाथ से पकड़ने वाले जो उसके भाग होते हैं कलछी के, उसमें 3 तथा जो कटोरी कलछी का होता है इसमें क्या दिखते हैं? 4 दिखाई देते हैं। कटोरी में 4 दिखाई देते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? ये 7 का समूह है, इसलिए हम इसे सप्तर्षि कहते हैं। यानी कि सप्तर्षि जो तारामंडल है हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। क्या है सप्तर्षि तारामंडल? अब हम देखते हैं कि सप्तर्षि 7 प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय संतों या ऋषियों के नामों के साथ किया गया है, संबंध है। ठीक है, संबंध इनको स्थापित किया गया है। अब जैसे कि नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है, प्राचीन पौराणिक कथाओं के अनुसार सप्तर्षि क्या है? नक्षत्र वेदों के शाश्वत ज्ञान को इंगित करते हैं। ये क्या करते हैं? नक्षत्र वेदों के शाश्वत जो ज्ञान होते हैं उनको ये इंगित करते हैं। अब हम इनका नाम पढ़ लेते हैं, कौन कौन से ऋषि के नाम पर इनका नाम रखा गया है। तो ये है मरीचि, ठीक है, ये वशिष्ठ हैं, और ये श्रृंगिस ऋषि हैं, अत्रि हैं, पुलत्स, और ये ऋतु और पुलह। ठीक है, इस प्रकार से ये 7 ऋषियों के नाम पर, हमारे भारतीय जो ऋषि हैं उनके नाम पर इनको रखा गया है। ठीक है, और इनको
उनसे संबद्ध किया जाता है। आगे देखते हैं ये जो क्या थे, कुछ जो तारामंडल थे उनको ये दर्शाया गया था। अब देखते हैं यहाँ पे जो सप्तर्षि ध्रुव तारे के परिक्रमा करता है, ठीक है। सप्तर्षि क्या करता है, ये ध्रुव तारा जो होता है इसका परिक्रमा करता हुआ इसको दिखाया गया है, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार यह ध्रुव तारा जो है इसके चारों तरफ ये परिक्रमा कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको ध्यान से देखेंगे और समझ गए होंगे कि अब क्या है, ध्रुव तारे की स्थिति ज्ञात करना, कैसे आप ध्रुव तारे की स्थिति ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ध्रुव तारा क्या होता है, ये हमें स्थिर दिखाई देता है। वास्तव में सभी तारे ध्रुव तारे के परिक्रमा करते प्रतीत होते हैं। क्या होता है कि सभी जो तारे हैं वे ध्रुव तारा के परिक्रमा करते हुए प्रतीत होते हैं। अब ध्यान दीजिए, ध्रुव तारा जो होता है दक्षिणी गोलार्ध से नहीं दिखाई देता। ये आप ध्यान रखेंगे कि जो ध्रुव तारा है वह दक्षिणी गोलार्ध से हमें नहीं दिखाई देता है। सप्तर्षि जैसे उत्तरी गोलार्ध के कुछ तारामंडल भी दक्षिणी गोलार्ध के कुछ स्थानों से दिखाई नहीं देते हैं। यानी कि जो सप्तर्षि है वह कुछ जो हिस्से होते हैं दक्षिणी गोलार्ध के, वहाँ से ये दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। हमारा जो देश है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जब ज्योग्राफी हम लोग पढ़ने लगेंगे तो विशेष तौर पर इसका हम लोग व्याख्या करेंगे वहाँ। तो अब हम देखते हैं कि आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा जो है वो कौन है, तो यह सीरियस यानी कि लुब्धक ओरायन के निकट दिखाई देता है। क्या है, ओरियन के निकट यह दिखाई देता है। और यह सबसे जो चमकीला तारा है वह कौन है, तो यह सीरियस यानी कि इसको लुब्धक भी बोला जाता है, यही है। अब हम देखते हैं यहाँ पे सौर परिवार, ठीक है, यानी कि जो सोलर सिस्टम है उसको देखते हैं। तो सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिल करके सौर परिवार बना है। सौर परिवार किससे बना है, तो जो सूर्य है और इसके जो खगोलीय पिंड है इसके परिक्रमा करने वाले, इनसे मिल करके पूरा ये सौर परिवार बना है, ठीक है। अब इस परिवार में बहुत से पिंड हैं, जैसे कि ग्रह है, धूमकेतु है, क्षुद्र ग्रह है तथा उल्काएं हैं। सूर्य तथा इन पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। क्या है कि ये पिंड जो हैं खगोलीय पिंड, जैसे कि ग्रह हैं, धूमकेतु है, क्षुद्र ग्रह है तथा अन्य उल्का जो पिंडे हैं वो किस कारण से परिक्रमा करते रहते हैं, तो सूर्य में भी क्या है, गुरुत्वाकर्षण है, और इन पिंडों के बीच, पिंड में भी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है। तो इन जो सूर्य तथा इन पिंड के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है इसके कारण ये पिंड क्या करते हैं, ये सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि सूर्य से दूरी के अनुसार इनके क्रम इस प्रकार हैं, यानी कि बुध है, ठीक है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस तथा नेपच्यून है, ठीक है। यानी कि आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। प्लूटो को अब हटा दिया गया है। अब देखते हैं कि इस तरीके से सबका बारी बारी से अध्ययन हम करेंगे, लेकिन ये आप दूरी के अनुसार जो थे, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, तो आप देख सकते हैं कि सूर्य के सबसे निकट कौन है, तो आपका ये बुध है, ठीक है। फिर आप इस तरीके से देख सकते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल यहाँ पे है, पृथ्वी यहाँ है, शुक्र यहाँ है। तो ये सबको इस तरीके से दिखाया गया है। ये सभी क्या करते हैं, अपने कक्षा में परिक्रमा करते रहते हैं, ठीक है। सूर्य का एक नियमित इनका परिक्रमण काल है, जो उसके अनुसार, उस काल के अनुसार सूर्य का परिक्रमा करते रहते हैं। तो क्या आप जानते हैं, जो यहाँ पे दिया गया है बॉक्स में, इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं। अब सन 2006 तक सौर परिवार में 9 ग्रह थे। कितने थे, 9 थे। प्लूटो सौर परिवार का क्या था, सूर्य से दूरतम ग्रह था, ये भी एक हिस्सा था। सन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रह की नई परिभाषा को अपनाया, जिसके अनुसार प्लूटो ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता है। अब यह सौर परिवार का ग्रह नहीं है। क्या है, यह सौर परिवार का ग्रह अब इसे नहीं माना गया है। अब हम देखते हैं, सूर्य का अध्ययन करते हैं कि सौर परिवार में, यानी कि सबसे जो इसका मुखिया होता है सूर्य ही होता है, यानी कि सन होता है। तो इसको हम देख लेते हैं। तो सूर्य हमसे निकटतम तारा है। सूर्य हमसे क्या है, निकटतम तारा है। यह निरंतर विशाल मात्रा में ऊष्मा प्रकाश उत्सर्जित करता है। अब पृथ्वी की लगभग, जो पृथ्वी है उसकी लगभग समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है, यह सूर्य ही है, ठीक है। समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। वास्तव में सभी ग्रहों की ऊष्मा तथा प्रकाश की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। कौन है, सभी का प्रमुख स्रोत जो है वह सूर्य है। अब देखते हैं ग्रह को, ठीक है, यानी कि जो प्लैनेट होते हैं वो क्या है। अब ग्रह तारों की भांति प्रतीत होते हैं, परंतु ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता है। जो भी ग्रह हैं, यानी कि जो भी प्लैनेट हैं, उनका अपना प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। तो वे केवल अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। क्या करते हैं, ये रिफ्लेक्ट करते हैं। जो इन पर सूर्य के प्रकाश पड़ते हैं सिर्फ उनको, इनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। अब ग्रहों तथा तारों में अंतर करने की सरलतम विधि यह है कि तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते। क्या होता है, ग्रह ऐसा नहीं करते हैं।
अब तारों के सापेक्ष सभी ग्रहों की स्थिति भी बदलती रहती है। तारों के सापेक्ष क्या होता है, ये इनकी स्थिति भी बदलती रहती है, ग्रह की स्थिति बदलती रहती है। अब हम यहाँ देखते हैं कि प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है। जो सारे ग्रह हैं वो क्या करते हैं, ग्रह और तारे में यही अंतर है, आप जो देखें कि इसमें यह अंतर है कि तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते। तारों के सापेक्ष सभी ग्रहों की स्थिति भी बदलती रहती है। तारे यानी कि स्थिर रहते हैं और सभी ग्रह जो हैं उनकी स्थिति बदलती रहती है। वो अलग अलग आपको दूरी पर कभी कहीं तो कभी कहीं दिखाई देंगे, ठीक है। तो प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर, उनका एक पथ होता है, उस पर वो क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करता है। इस पथ को कक्षा कहते हैं। ये पथ उनका क्या कहलाता है, ऑर्बिट कहलाता है, ठीक है। अब किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को उस ग्रह का परिक्रमण काल कहा जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि परिक्रमण काल किसको कहते हैं, तो परिक्रमण काल जो होता है उनका वह होता है कि किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में जो समय लगता है वही उनका परिक्रमण काल कहलाता है। अब ग्रहों की सूर्य की दूरी बढ़ने पर उनके परिक्रमण काल में भी वृद्धि हो जाती है। क्या होती है, ये इनकी वृद्धि हो जाती है परिक्रमण काल में। जब ये, क्योंकि दूरी भी बढ़ती है, दूरी के अनुसार आपने देखा कि मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, नेपच्यून है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये दूरी बढ़ती है तो इनका परिक्रमण काल भी बढ़ता जाता है दूरी के अनुसार, क्योंकि इनकी कक्षा क्या होती है, बड़ी हो जाती है, ठीक है। दूरी बढ़ने के साथ ही इनका जो ऑर्बिट होता है वह बड़ा हो जाता है। अब हम देखते हैं कि सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा तो करते ही हैं, उसके साथ साथ क्या होते हैं, लट्टू की भांति अपने अक्ष पर घूर्णन गति भी करते हैं। यानी कि ये यहाँ पे हैं तो ये अपनी कक्षा में तो चल ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पर लट्टू के अनुसार घूमते हुए भी घूर्णन करते हैं, ठीक है। यानी कि ये घूर्णन गति भी करते हैं। किसी ग्रह द्वारा एक घूर्णन पूरा करने में लगने वाले समय को उसका घूर्णन काल कहा जाता है। उसका क्या कहा जाता है, घूर्णन काल कहा जाता है, ठीक है। तो ये बातें भी आप ध्यान में रखेंगे कि इस तरीके से ये लट्टू की तरह क्या करते हैं, अपनी ही धुरी पर घूमते भी रहते हैं, ये इस प्रकार से, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंड के लिए ही उपग्रह शब्द का उपयोग करते हैं, ठीक है। यानी कि ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंडों के लिए हम क्या करते हैं, उपग्रह शब्द का उपयोग करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और एकमात्र क्या है, प्राकृतिक उपग्रह है। बहुत से मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है। बहुत से जो मानव निर्मित उपग्रह भी हैं वो भी क्या करते हैं, पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। मानव अपने सुविधा के लिए, यानी कि क्लाइमेट के लिए, और भी जो संचार उपग्रह है, बहुत सारे ऐसे उपग्रह हैं जो छोड़े जाते हैं मानव कल्याण के लिए, वो भी क्या करते हैं, पृथ्वी की परिक्रमा करते रहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, कृत्रिम उपग्रह कहते हैं, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल है ये, इसलिए इनको क्या कहते हैं, मानव निर्मित या कृत्रिम उपग्रह हम कहते हैं। देखते हैं कि प्राचीन भारत में खगोलिकी, ठीक है, यानी कि जो प्राचीन भारत है उसमें क्या खगोल विज्ञान का भारत का योगदान रहा है उसको हम देखते हैं। तो लगभग 4000 वर्ष पूर्व ऋग्वेद में प्राचीन भारत की खगोलिकी का उल्लेख है, यानी कि जो एस्ट्रोनॉमी है उसका उल्लेख हमें मिलता है। अब खगोलिकी में कई भारतीय विद्वानों का योगदान रहा है। अब हम क्या देखते हैं कि मुख्यतः ज्ञात खगोलज्ञों में से एक आर्यभट्ट हैं, ठीक है। और जो खगोलिकी पर आर्यभट्ट का योगदान है वो उन्होंने जिसमें वर्णन किया है, उनकी रचना है आर्यभट्ट, ये उसमें क्या है, उल्लिखित है। अब जिसे उन्होंने कब लिखा है, उन्होंने 23 वर्ष की आयु में 499 CE यानी कि कॉमन इरा, आप ईस्वी में इन्होंने क्या कह सकते हैं, CE यानी कि ईस्वी, ठीक है। ये 499 ईस्वी में इन्होंने इसको लिखा था 23 वर्ष की आयु में। अब हम क्या देखते हैं कि CE का मतलब होता है कॉमन इरा, ठीक है, आप याद रखेंगे, यानी कि जो ईस्वी होता है। अब देखते हैं कि उनके द्वारा परिकलित पृथ्वी के व्यास का मान वर्तमान में ज्ञात मान के निकट है। जो उन्होंने व्यास जो है पृथ्वी का, वो उन्होंने जो बताया था उसके मान के जो अभी यानी कि आकलित किए गए हैं, अभी जो ज्ञात किए गए हैं उस मान के बिल्कुल करीब है, बिल्कुल निकट है। अब पृथ्वी अचल है, इन्होंने बताया था पृथ्वी अचल है कि जो, यानी कि पहले क्या ये माना जाता था कि पृथ्वी अचल है, लेकिन उसके विपरीत इन्होंने क्या बताया था कि पृथ्वी परिक्रमा करती है, ठीक है। पृथ्वी यानी कि अपनी धुरी पर घूमती है, ठीक है। ये क्या है, पृथ्वी अचल है के प्रचलित मान्यता के विपरीत आर्यभट्ट ने सुझाया कि पृथ्वी गोल है तथा यह अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। यानी कि पहले क्या था, ऐसी मान्यता थी इनके पहले, जब इन्होंने थ्योरी दी थी उसके पहले ऐसी मान्यता थी कि पृथ्वी अचल है, वो चलती नहीं है, यानी कि स्थिर है। और इन्होंने उसके विपरीत यह कहा कि पृथ्वी गोल है और यह अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। अब पृथ्वी के नक्षत्र काल के लिए उनका यह अनुमानित मान, ठीक है, उनका जो अनुमानित मान था
23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड जो वर्तमान में ज्ञात मान है कि बिल्कुल निकट है। ठीक है, यानी कि इन्होंने जो एक दिन की अवधि बताई है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं वो बताया है, कितने समय में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम जाती है, उसको इन्होंने जो बताया है वो आज के मान से बिल्कुल नज़दीक बताया है। ठीक है, अब क्या देखते हैं कि चंद्रमा तथा ग्रह सूर्य के प्रकाश के परावर्तन द्वारा चमकते प्रतीत होते हैं, ये भी उन्होंने बताया था, ऐसा भी उन्होंने प्रतिपादित किया था। अब क्या प्रतिपादित किया था उन्होंने बताया था कि चंद्रमा तथा सूर्य ग्रहण की भी वैज्ञानिक व्याख्या उन्होंने दी थी। अब जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण की परिघटना होती है, और जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण की परिघटना होती है, ये इन्होंने बताया था। आर्यभट्ट के अनुसार पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का मान वर्तमान में ज्ञात दूरी के मान के क्या है, बिल्कुल निकट है, बहुत करीब है। ठीक है, तो इस प्रकार से आर्यभट्ट जो हैं इन्होंने बहुत पहले ही, यानी कि आप देख सकते हैं कि 400 लगभग 99 ईस्वी में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जब इनकी आयु कितनी थी, 23 वर्ष, और उस समय इन सभी चीज़ों पर इन्होंने इतनी विस्तृत व्याख्या दी थी। तो अब देखते हैं आर्यभट्ट के योगदान को, हमने देखा कि आर्यभट्ट का क्या कुछ योगदान रहा है खगोलिकी के क्षेत्र में। अब हम देखते हैं कि बुध क्या है, यानी कि जो बुध ग्रह है, ठीक है, वह क्या है, यानी कि मर्क्यूरी के बारे में हम देखते हैं कि यह किस तरीके से अपनी भूमिका निभाता है। देखते हैं कि बुध ग्रह सूर्य के निकटतम ग्रह है, बुध ग्रह जो है वह सबसे नज़दीक का ग्रह है सूर्य से। अब यह हमारे सौर परिवार का लघुतम ग्रह है, छोटा ग्रह है। ठीक है, क्योंकि बुध सूर्य के अत्यधिक निकट है, अतः अधिकांश समय तक सूर्य की चकाचौंध में यह छिपे रहने के कारण इसका क्या होता है, प्रक्षेपण करना अत्यंत, प्रेक्षण करना, इसको मतलब ऑब्जर्व करना, प्रेक्षण करना अत्यंत क्या होता है, कठिन होता है। तथापि सूर्योदय के तुरंत पूर्व अथवा सूर्यास्त के तुरंत जो ये मतलब तुरंत बाद इसे क्षितिज पर देखा जा सकता है। सूर्य क्या देखते हैं हम कि यह क्या होता है कि सूर्य के काफ़ी नज़दीक है, इसलिए यह सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के चकाचौंध में यह छुपा रहता है, दिखाई नहीं देता है, इसका ऑब्जर्वेशन क्या होता है, कठिन होता है। अब हम क्या देखते हैं कि सूर्योदय के तुरंत जो बाद होता है वह पूर्व अथवा सूर्यास्त के तुरंत पश्चात इसे क्षितिज में देखा जा सकता है, आकाश में देखा जा सकता है। बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है, इसके पास क्या है, अपना कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, शुक्र को देखते हैं, यानी कि वेनस को देखते हैं। यह क्या है, ग्रहों में शुक्र पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है, यह पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है। इसको हम क्या कहते हैं, रात्रि के अवकाश में यह सबसे अधिक चमकीला ग्रह है, रात के आकाश में यह सबसे ज़्यादा चमकता है। ठीक है, अब कभी कभी शुक्र पूर्वी आकाश में सूर्योदय से पूर्व दिखाई देता है, सूर्योदय से पहले दिखाई देता है। अब कभी कभी सूर्यास्त के तुरंत पश्चात यह पश्चिमी आकाश में दिखाई देता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। ठीक है, यह सूर्य शाम को और सुबह को दिखाई देता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, सांझ का तारा अथवा भोर का तारा, अर्थात प्रभात तारा अथवा सायं तारा इसे हम कहते हैं। यद्यपि यह तारा नहीं है, यह क्या है, तारा नहीं है, लेकिन हम इसे तारा बोलते हैं क्योंकि यह चमकता हुआ हमें दिखाई देता है। अब रात्रि के आकाश में इसे ढूंढने का प्रयास कीजिए, ये एक तरह से प्रेक्षण है कि आप इस तरीके से इसको ढूंढने का प्रयास करेंगे। शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं है, इसका भी कोई अपना चंद्रमा नहीं है, यानी कि उपग्रह नहीं है। इसकी अपने अक्ष पर घूर्णन गति कुछ असाधारण है, इसकी जो घूर्णन गति है अपने अक्ष पर वह असाधारण है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। यह शुक्र क्या करता है, शुक्र का जो घूर्णन है वह पूर्व से पश्चिम है, जबकि पृथ्वी का जो घूर्णन है वह क्या है, पश्चिम से पूरब है। ठीक है, तो ये इस मायने में भी यह पृथ्वी से अलग है। ऐसे ही इसको क्या कहते हैं, जो पृथ्वी की भगिनी यानी कि बहन भी कहा जाता है इसको, और इसको सांझ का तारा, भोर का तारा, ये भी इस नाम से इसको जाना जाता है। अब पृथ्वी के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, पृथ्वी किस प्रकार से, पृथ्वी ही सौर का क्या है अर्थ, यानी कि पृथ्वी, सूर्य ही सौर परिवार का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व ज्ञात है, हमें क्या है, जीवन संभव है। पृथ्वी पर जीवन, जो पृथ्वी है उस पर जीवन विद्यमान होने तथा इसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए कुछ विशिष्ट पर्यावरणीय अवस्थाएं उत्तरदायी हैं, यानी कि इस पर क्या हम देखते हैं कि वायुमंडल पाया जाता है, पर्यावरण, इस पर पर्यावरणीय जो घटनाएं हैं वो उत्तरदायी हैं। इसमें पृथ्वी की सूर्य से उचित दूरी होना भी सम्मिलित है, ताकि पृथ्वी पर सही ताप परिसर, ठीक है, और जल की उपस्थिति, उपयुक्त वायुमंडल तथा ओजोन का आवरण बना रह सके। यह क्या है, मुख्य घटक हैं जो इसको जीवन के लायक बनाते हैं। क्या है, तो उचित दूरी, सूर्य से इसकी उचित दूरी है,
इससे क्या होता है कि टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अब बुध और शुक्र हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बुध बहुत नज़दीक है तो ये हमेशा गर्म ही, यानी कि वो तो हमेशा आपको तपता हुआ ही रहेगा। ठीक है, अब इससे क्या है, शुक्र भी है तो उसके पास चंद्रमा नहीं है, बुध और शुक्र दोनों के पास कोई उपग्रह अपने नहीं है। तो इस प्रकार से जो ये सभी कारक हैं, यानी कि ओजोन मंडल है पृथ्वी के पास, वायुमंडल है, तो ये सभी क्या है, इसको जीने के लायक बनाते हैं, यानी कि यहाँ पर जीवन संभव बनाते हैं। ओजोन लेयर ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पैराबैंगनी किरणें हैं उनका ये अवशोषण करता है। अब अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी के पृष्ठ पर जल तथा भूमि से प्रकाश के परावर्तित होने के कारण वह नीली हरी प्रतीत होती है। क्या होता है कि ये नीली और हरी प्रतीत होती है। ये किस लिए होती है, तो होते हैं जल, ठीक है, तथा भूमि, यानी कि जो भूमि का भाग है वो हरा प्रतीत होता होगा और जो जल का भाग है वह नीला, यानी कि नीली हरी यह प्रतीत होती है। अब हम क्या देखते हैं कि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत नहीं है। क्या है, यह लंबवत नहीं है। इसका अपने अक्ष पर झुकाव पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, यानी कि हमेशा एक जैसा मौसम नहीं होता। अब पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है, चंद्रमा। ठीक है, ज़्यादा चाहिए भी नहीं जीवन के लिए, इसका एक ही मात्र उपग्रह है, वह है चंद्रमा। मंगल ग्रह को देखते हैं। ठीक है, कि मंगल क्या है, यानी कि मार्स क्या है। अब हम देखते हैं कि अगला ग्रह जो पृथ्वी की कक्षा के बाहर का पहला ग्रह है वह मंगल है। यह हल्का रक्ताभ प्रतीत होता है, यानी कि लाल जैसा प्रतीत होता है, इसलिए इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल के क्या होते हैं, मंगल के दो छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं। मंगल के क्या है, दो छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं। अब मंगलयान के बारे में यहाँ कुछ बातें दी गई हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने क्या किया, भारत का पहला मंगल जो ऑर्बिटर है यानी कि मिशन मंगल 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया। अब यह 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गया। इस प्रकार भारत अपने प्रथम प्रयास में ही इस कार्य को करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। यानी कि हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया, कमाल कर दिया। ये क्या इन्होंने कर दिया कि पहले ही कक्षा में पहले ही प्रयास में इसको उसके ऑर्बिट में इस ग्रह को उपग्रह को भेज दिया। अब हम यहाँ देखते हैं कि पृथ्वी क्या है, झुके अक्ष पर घूर्णन कर रही है। पृथ्वी अपने अक्ष से कितनी झुकी है, तो यह 23.5 डिग्री अपने अक्ष से झुकी हुई है, जिसके कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। झुकने के कारण ही पृथ्वी पर ये ऋतु परिवर्तन होते हैं। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं कि बृहस्पति के बारे में देखते हैं कि बृहस्पति क्या है, यानी कि ये जो जुपिटर है वह क्या है। अब बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। यह क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह इतना बड़ा है कि लगभग 1300 पृथ्वियां इस विशाल ग्रह के भीतर रखी जा सकती हैं। समझ सकते हैं आप कितना बड़ा है, 1300 पृथ्वियां क्या है इसमें रखी जा सकती हैं। इसके अब देखते हैं कि परंतु बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना है। पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग कितना है, पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना है। यह अपने अक्ष पर अत्यधिक तीव्रता से घूर्णन करता है। यह अपने अक्ष पर क्या करता है, बहुत तेजी के साथ घूर्णन करता रहता है। और आगे पढ़ने के पहले हम इस बॉक्स को देख लेते हैं। पृथ्वी के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटना और महत्वपूर्ण तथ्यों को इसमें दिया गया है। आप पृथ्वी के विषुवत जो वृत्त से परिचित है, विषुवत जो इसका वृत्त है उससे परिचित है। अब विषुवत वृत्त के तल को क्या करते हैं, पृथ्वी का विषुवतीय तल कहते हैं। ठीक है, अब यह आप देख सकते हैं कि जो इसका जो विषुवत तल होता है, विषुवत वृत्त क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पृथ्वी का विषुवतीय तल कहते हैं। वह तल जिसमें पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, वह तल जिसमें पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे पृथ्वी का कक्षीय तल कहा जाता है। क्या कहते हैं हम, कक्षीय तल कहते हैं। यहाँ आप इसको देख सकते हैं, यह इसका कक्षीय तल कहलाता है जिससे यह सूर्य की परिक्रमा करती है। अब आगे हम क्या देखते हैं कि उसे पृथ्वी का कक्षीय तल कहते हैं। ये दोनों तल एक दूसरे से 23.5 डिग्री के कोण पर झुके रहते हैं। ये जो दोनों विषुवतीय तल और जो कक्षीय तल है ये क्या है, 23.5 डिग्री पर झुके हुए हैं। इसका यह तात्पर्य है कि पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय तल से कितना झुका है, 66.5 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। ठीक है, यानी कि इधर जब 23.5 है तो फिर इधर कितना होगा, ये 66.5 होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि बृहस्पति के बारे में पढ़ रहे थे, तो बृहस्पति और उसके 4 बड़े उपग्रह जो हैं वो यहाँ पे आप देख रहे हैं, देख सकते हैं उनको। बृहस्पति के क्या हैं, बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं, इसके बहुत सारे प्राकृतिक उपग्रह हैं। इसके चारों ओर धुंधले वलय भी हैं। इसके चारों ओर बहुत सारे धुंधले जो वलय हैं, बहुत से धुंधले, पहले तो इसके बहुत सारे उपग्रह हैं, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि धुंधले वलय भी हैं इसमें। और देखते हैं कि आकाश में अत्यधिक चमकीला प्रतीत होने के कारण आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है,
यदि आप इसका प्रेक्षण दूरबीन की सहायता से करें तो आप इसके 4 बड़े चंद्रमा भी देख सकते हैं। इसके मतलब आप जो उपग्रह हैं उनको देख सकते हैं। इसमें दिखाया गया है कि ये है बृहस्पति, यहाँ एक को देख रहे हैं, 2, 3 और 4, मतलब ये चारों आपको आप दूरबीन की सहायता से देखें तो इनको आप देख सकते हैं। ठीक है, सैटर्न को, ठीक है, यानी कि शनि को देखते हैं, उसके बाद आगे पढ़ा जाएगा। तो हम देखते हैं शनि यानी कि बृहस्पति के परे शनि है जो रंग में पीला सा प्रतीत होता है, यानी कि यह पीला दिखाई देता है। इस ग्रह के रमणीय वलय इसे सौर परिवार में अद्वितीय बनाते हैं। और यह वलय जो है, यानी कि इस प्रकार से आप वलय देख सकते हैं, छल्ला आपको दिखाई देगा। और इस प्रकार से यह क्या होता है, वलय हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ये क्या होता है, इनको आप एक जो साधारण छोटा सा दूरदर्शक होता है यानी कि टेलीस्कोप होता है उससे देख सकते हैं, इनका प्रेक्षण कर सकते हैं। अब शनि के भी बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं। ठीक है, शनि के बारे में एक रोचक बात है कि सभी ग्रहों में यह सबसे कम सघन है। इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम है, यानी कि आप इसे पानी में रख दें तो यह क्या होगा, तैरने लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से यह बहुत क्या है, इसका घनत्व पानी के घनत्व से भी कम है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, यह जल के घनत्व से कम है, इसलिए इसको पानी में रखेंगे आप तो यह तैरने लगेगा। अब यूरेनस तथा नेपच्यून को देखते हैं कि यूरेनस और नेपच्यून क्या है। ये सौर परिवार के बाह्यतम ग्रह हैं। ठीक है, अब इन्हें केवल बड़े दूरदर्शकों की सहायता से ही देखा जा सकता है। शुक्र की भांति यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है, यानी कि यह भी एक ऐसा उपग्रह है, यानी कि यह शुक्र की भांति यह क्या करता है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। बाकी सब क्या करते हैं, आपके पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं। अब इसकी विलक्षण विशेषता इसका अत्यधिक झुका घूर्णन अक्ष है, यानी कि इसका जो घूर्णन अक्ष है वह बहुत ज़्यादा झुका हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप यह कक्षीय गति करते समय अपने पृष्ठ पर लुढ़कता सा प्रतीत होता है। ठीक है, यह लुढ़का हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अपने अक्ष पर। अब हम देखते हैं कि सौर परिवार के जो प्रथम 4 ग्रह हैं वह कौन कौन से हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल है। कौन कौन है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अन्य 4 ग्रहों की तुलना में सूर्य के अत्यंत निकट हैं ये। ठीक है, इन्हें आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। आंतरिक ग्रह जो हैं, आंतरिक ग्रहों के बहुत कम चंद्रमा होते हैं। जो आंतरिक ग्रह हैं उनके बहुत कम चंद्रमा होते हैं। अब वे ग्रह जो मंगल की कक्षा से बाहर हैं, जैसे बृहस्पति, शनि और अरुण वरुण हैं, यानी कि ये यूरेनस और नेपच्यून हैं, ये क्या है, आंतरिक ग्रहों की तुलना में कहीं दूर है। इन्हें क्या कहा जाता है, बाह्य ग्रह कहा जाता है। ठीक है, इनके चारों ओर वलय निकाय हैं। क्या है, वलय निकाय हैं। बाह्य ग्रहों के अधिक संख्या में चंद्रमा होते हैं। जो बाह्य ग्रह हैं उनके चंद्रमाओं की संख्या अधिक है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सौर परिवार के कुछ अन्य जो सदस्य होते हैं उनको हम देख लेते हैं कि सम अदर मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यह है भाई क्षुद्र ग्रह, पहले ही आता है क्षुद्र ग्रह। तो मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच काफ़ी बड़ा अंतराल है। ठीक है, इस अंतराल को बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पिंडों ने घेर रखा है। जो मंगल और बृहस्पति है, इन कक्षाओं के बीच में क्या है, बहुत सारा गैप है। इन गैपों को क्या करते हैं, बहुत सारे छोटे पिंड ने घेर रखा है, इसको ऑक्युपाई कर रखा है, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रहों को केवल बड़े दूरदर्शकों के द्वारा ही आप देख सकते हैं, जो यानी कि हाई पावर के जो टेलीस्कोप होते हैं उनसे ही आप देख सकते हैं इनको। ठीक है, बिना टेलीस्कोप के आप इनको नहीं देख सकते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि आगे और कौन कौन से जो सौर परिवार के और हिस्से हैं और भाग है, तो धूमकेतु है। ठीक है, धूमकेतु है। तो धूमकेतु किसे कहते हैं, धूमकेतु भी हमारे सौर परिवार के सदस्य हैं। ये अत्यंत परवलयी कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, परंतु इनका सूर्य का परिक्रमण काल सामान्यतः काफ़ी अधिक होता है। क्या होता है, ये ज़्यादा टाइम लेते हैं। और सामान्यतः धूमकेतु चमकीले सिर तथा लंबी पूंछ वाले होते हैं। ये क्या होते हैं, लंबी, ये इनका जो यानी कि सिर होता है चमकीला होता है और पूंछें होती हैं जो लंबी होती हैं। जैसे जैसे कोई धूमकेतु सूर्य के समीप आता जाता है उसकी पूंछ आकार में बढ़ती जाती है। क्या होता है कि जैसे जैसे कोई धूमकेतु सूर्य के समीप यानी कि निकट आता जाता है उसकी पूंछ आकार में बढ़ती जाती है। किसी धूमकेतु की पूंछ सदैव ही सूर्य से परे होती है। सूर्य से क्या होती है, यह परे होती है। पूंछ मतलब कुछ दूरी पर होता है। अब हम क्या देखते हैं कि ऐसे बहुत से धूमकेतु ज्ञात हैं जो समय समय पर एक निश्चित काल यानी कि काल अंतराल पर दृष्टिगोचर होते हैं। ठीक है, ये दृष्टिगोचर होते हैं। अब आप इसका जो हैलिका धूमकेतु एक साथ ही एक ऐसा धूमकेतु है जो लगभग हर 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है। यानी कि ये जो आप हैलिका धूमकेतु है इसको क्या कह सकते हैं कि हर 76 वर्ष पर हमें दिखाई देता है। इसे सन 1986 में पिछली बार देखा गया है। ठीक है, इसे कब देखा गया है, तो 1986 में इसको देखा गया है।
अब हम धूमकेतु को कुछ और देख लेते हैं कि धूमकेतुओं के विषय में क्या अंधविश्वास है। इस बॉक्स के माध्यम से कुछ व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि धूमकेतु घोर विपत्तियों जैसे कि युद्ध, महामारी, बाढ़ आदि के दूत हैं, यानी कि संदेशवाहक हैं। ये यानी कि आते हैं, दिखाई देते हैं, तो ऐसी स्थिति बनती है। परंतु ये सब मिथक है, यानी कि कल्पित मान्यताएं हैं तथा अंधविश्वास है। धूमकेतु का दृष्टिगोचर होना एक प्राकृतिक परिघटना है। इनसे भयभीत होने की कोई औचित्य नहीं है। इनसे मतलब डरना नहीं चाहिए, ठीक है। अब उल्काएं तथा उल्का पिंड। उल्काएं क्या होती हैं और उल्का पिंड क्या होते हैं? रात्रि के समय जब आकाश साफ हो तथा चंद्रमा भी न दिखाई दे रहा हो, तो आप कभी कभी आकाश में प्रकाश क्या करेंगे कि आकाश में प्रकाश की एक चमकीली धारी सी देख सकते हैं। आपको आकाश में पतली चमकीली सी धारी दिखाई देती है। इसे शूटिंग स्टार या टूटता तारा कहते हैं। यद्यपि यह तारा नहीं है, इन्हें उल्का कहते हैं। ये अक्सर दिखाई देते हैं। लोग क्या करते हैं, विष वगैरह मांगते हैं इनको देख करके, ठीक है। जब तारे टूटते हैं इनको देख करके, ऐसी मान्यता है, ऐसे लोग मानते हैं। यह भी एक तरह से कह सकते हैं कि अंधविश्वास ही हैं कि उनको देख करके कुछ ऐसे विष यानी कि अपनी मनोकामना है उसको पूर्ण होने की कामना करते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? उल्का कहते हैं। उल्का सामान्यतः छोटे पिंड होते हैं जो यदा कदा पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। उस समय इनकी अति उच्च चाल होती है। क्या होती है? बहुत ज़्यादा ये इनकी स्पीड होती है। और वायुमंडलीय घर्षण के कारण ये तप्त होकर जल उठते हैं और चमक के साथ शीघ्र ही वाष्पित हो जाते हैं, यानी कि ये लुप्त हो जाते हैं, ठीक है। अब इन्हीं को हम क्या कहते हैं? टूटता हुआ तारा कहते हैं। कुछ उल्का आकाश में इतनी बड़ी होती हैं कि पूर्णतः वाष्पित होने से पूर्व ही वे पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं। यह पिंड जो पृथ्वी पर पहुंचता है उसे उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है। यह क्या होता है, बहुत से जो उल्का होते हैं वो आकार में बहुत बड़े होते हैं। जो छोटे होते हैं वो तो वाष्पित होकर उधर ही रह जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जो हैं वाष्पित होने से, पूर्णतया वाष्पित होने से पूर्व ही पृथ्वी पर गिर जाते हैं और पृथ्वी से टकरा जाते हैं, ठीक है। अब उल्का पिंड वैज्ञानिकों को उस पदार्थ की प्रकृति की खोज करने में सहायता करते हैं जिससे सौर परिवार बना है। इससे क्या होता है, ये वैज्ञानिकों को हेल्पफुल होते हैं वैज्ञानिकों के लिए, कि वो यह पता लगा सके वैज्ञानिक कि जो ये सब पिंड है वो किस तरह से बने हैं। जब पृथ्वी किसी धूमकेतु की पूंछ को पार करती है, क्या होता है, जब पृथ्वी किसी धूमकेतु की पूंछ को पार करती है तो उल्काओं के झुंड दिखाई देते हैं। क्या होता है? उल्का बहुत सारे यानी कि उल्का दिखाई देते हैं। इन्हें उल्का वृष्टि कहते हैं, यानी कि जैसे ओलावृष्टि, यानी कि जो बर्फ है उनकी बहुत ज़्यादा वर्षा होती है उसको हम ओलावृष्टि कहते हैं। तो बहुत सारे उल्का दिखाई देते हैं, उनको हम उल्का वृष्टि कहते हैं। कुछ उल्का वृष्टि नियमित समय अंतराल पर हर वर्ष होती है। आप किसी वैज्ञानिक पत्रिका या इंटरनेट से इनके दिखाई देने के समय का पता लगा सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो उल्का वृष्टि है उसको आप पता लगा सकते हैं इंटरनेट वगैरह के माध्यम से। अब हम देखते हैं कृत्रिम उपग्रह क्या है, ठीक है। कृत्रिम उपग्रह यानी कि जो मैनमेड होते हैं, यानी कि ये आर्टिफिशियल होते हैं, मानव निर्मित होते हैं, इनको देखते हैं। आपने यह सुना होगा कि ऐसे बहुत से कृत्रिम उपग्रह हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। आप यह जानना चाहेंगे कि जो कृत्रिम उपग्रह प्राकृतिक उपग्रहों से किस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार वो अलग होते हैं। कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित हैं, ठीक है। इनका प्रमोशन पृथ्वी से किया जाता है, इनकी लॉन्चिंग की जाती है पृथ्वी से। यह पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह अर्थात चंद्रमा की तुलना में कहीं अधिक निकट रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। ये निकट नज़दीक रह करके पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह था। कुछ अन्य भारतीय उपग्रह इनसैट, ठीक है, ये सभी क्या है? भारतीय उपग्रह हैं, ठीक है। इनसैट नाम है इसका। और आप IRS, फिर कल्पना 1, ईडूसैट, ये सभी क्या है? मानव निर्मित उपग्रह हैं, ठीक है। यानी कि ये कृत्रिम उपग्रह हैं जो छोड़े गए हैं, अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। अब हम देखते हैं ये सारे आप उपग्रहों को देख सकते हैं। जो कुछ भारतीय उपग्रह हैं ये ऐसे दिखाई देते हैं, इनको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो यही क्या कहलाते हैं? कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि ये जो हमारा सारांश है कि क्या कुछ हमने इसमें पढ़ा है उसको हम देख लेते हैं। चंद्रमा की कलाओं की घटना का कारण यह है कि हम चंद्रमा का केवल वह भाग ही देख सकते हैं जो सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित करता है, ठीक है। यानी कि वही पार्ट हमें दिखता है। अब तारे अपना प्रकाश उत्सर्जित करने वाले खगोलीय पिंड हैं। हमारा सूर्य भी एक तारा है, ठीक है। अब तारों की दूरियों को प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि पृथ्वी से देखने पर ध्रुव तारा स्थिर प्रतीत होता है क्योंकि यह पृथ्वी की घूर्णन अक्ष के दिशा के निकट होता है, नज़दीक होता है। यह अक्ष के, पृथ्वी के अक्ष के निकट होता है। हम क्या देखते हैं कि तारामंडल तारों के ऐसे समूह हैं जो पहचानने योग्य आकृतियां बनाते हैं, ठीक है। ये सप्तर्षि वगैरह जो देखे थे हम। और सौर परिवार 8 ग्रहों का
8 ग्रहों तथा क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं एवं उल्काओं के ये झुंड से मिल करके बना है। ठीक है, अब किसी ऐसे पिंड को जो किसी अन्य पिंड की परिक्रमा करता है उपग्रह कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। कुछ उपग्रहों के प्राकृतिक, कुछ जो ग्रह हैं उनके प्राकृतिक उपग्रह होते हैं। ठीक है, अब शुक्र ग्रह रात्रि के आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक है, अब कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ये चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी के बहुत निकट हैं। क्या है? बहुत ज़्यादा निकट हैं। क्या देखते हैं कि कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, दूर संचार तथा सुदूर संवेदना में किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से यह हमारा चैप्टर जो है वह बहुत ही बारीकी से पढ़ने और समझने के बाद क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब इसमें हम क्या देखते हैं कि जो कुछ भी आप देखते हैं, जो कुछ भी आप पढ़ते हैं, उसका आप नोट्स जरूर बनाते चलें। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि सब कौन से कितने देर में परिक्रमा करते हैं। ठीक है, अब क्या आप जानते हैं, इनको हम देख लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करेंगे। अब प्राचीन काल में यह मान्यता थी कि पृथ्वी विश्व के केंद्र पर स्थित है तथा चंद्रमा, ग्रह, सूर्य, तारे सभी इसकी क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। लगभग 500 वर्ष पूर्व पोलैंड के पादरी तथा खगोलज्ञ जिनका नाम था निकोलस कॉपरनिकस, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, यह उल्लेख किया कि सूर्य और जो इनके परिवार हैं, सूर्य और परिवार के केंद्र पर स्थित है। क्या है कि इन्होंने यह बताया कि सूर्य और परिवार के केंद्र पर स्थित है तथा ग्रह इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। यह एक क्रांतिकारी धारणा थी। कोपरनिकस स्वयं अपने इस कार्य को प्रकाशित करने में झिझक अनुभव कर रहे थे। ठीक है, उनको मतलब ये बताने में अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब उनको ये लग रहा था कि लोग मानेंगे कि नहीं। ठीक है, अब उनके इस कार्य का प्रकाशन उनकी मृत्यु वाले वर्ष 1543 में हुआ। ठीक है, अब सन 1609 में गैलीलियो ने अपना दूरदर्शक स्वयं डिजाइन किया। अपने दूरदर्शक द्वारा गैलीलियो ने बृहस्पति के चंद्रमाओं, शुक्र की कलाओं तथा शनि के वलय का प्रेक्षण किया। अब उन्होंने यह प्रमाणित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, पृथ्वी की नहीं। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने इस बात को प्रमाणित कर दिया। अब इस प्रकार आप यह देखते हैं कि विचार तथा धारणाएं विकसित एवं परिवर्तित होती रहती हैं। क्या आपकी अपनी धारणाएं भी परिवर्तित होती हैं? यदि पर्याप्त साक्ष्य तथा प्रमाण उपलब्ध है तो क्या आप खुले मस्तिष्क से नई धारणाओं को अपना लेते हैं? यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए, नई जो धारणाएं हैं उनको ये करने के लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि कल्पना चावला जो अंतरिक्ष में गई थी उनके बारे में हम देख लेते हैं। ये प्रथम भारतीय महिला हैं। कल्पना चावला प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। उनका जन्म करनाल हरियाणा में कब हुआ था? 17 मार्च 1962 को हुआ था। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, यानी कि जो चंडीगढ़ में है, से अपनी विज्ञान की स्नातक उपाधि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में प्राप्त की थी। इन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने 1982 में वह संयुक्त राज्य अमेरिका चली गई और टेक्सास विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग विज्ञान की इन्होंने मास्टर डिग्री ली तथा कोलोराडो विश्वविद्यालय से जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में इन्होंने पीएचडी प्राप्त किया। ठीक है, यानी कि इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत ही बड़ी उपलब्धि और ख्याति प्राप्त की। वर्ष 1988 में उन्होंने नासा में कार्य करना आरंभ किया और 96 में पहली उड़ान के लिए चयनित की गई। ठीक है, जो 96 में उड़ान निर्धारित की गई थी उसके लिए इनका चयन किया गया। वह अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारत में जन्मी पहली महिला और दूसरी भारतीय व्यक्ति थी। ठीक है, दुर्भाग्यवश फरवरी 2003 को अंतरिक्ष यान कोलंबिया हादसे में जान गंवाने वाले 7 अंतरिक्ष यात्रियों में से वह एक थी। वह विश्व भर में युवा महिलाओं के लिए एक आदर्श है। ठीक है, यानी कि इनको लोग गौरव से याद करते हैं, महिलाओं के लिए, यानी कि ये सबके लिए गौरव है। ठीक है, तो हम यह देखते हैं कि इनकी क्या योगदान रही। ठीक है, महिला का इन्होंने सिर क्या किया, गौरव से ऊंचा कर दिया। तो अब हम यह पूरा आप इसका एक नोट्स जरूर बनाते चलेंगे। बहुत सारा चीज़ इसमें हमने पढ़ा है, कौन सा ग्रह कैसा था, किस ग्रह के कैसे उपग्रह हैं, क्या क्या इनका कार्य है, कौन कितना सघन है, कौन कितना बड़ा है, इन सबको आप जरूर एक नोट्स के माध्यम से देख लेंगे। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ क्या किया गया है, सबका सारणी के रूप में दिया गया है, कौन कितने दिन में क्या करता है, परिक्रमा करता है। ठीक है, इसका घूर्णन काल क्या है, यह सूर्य से कितना दूरी पर है और यह कितने दिन में परिक्रमा करता है। बुध को आप देख सकते हैं। ठीक है, यह ग्रहों तथा उनके सापेक्ष दर्शाने वाले सौर परिवार का मॉडल प्रतिरूप बनाइए, जो इसमें आपको दिया गया है। जरूर आप इन सभी चीज़ों को करेंगे। ठीक है, पूरा ये चैप्टर जो है आपका यहीं समाप्त होता है। आपने बहुत ही एकाग्रता से और बहुत ही ध्यान से देखा, सुना और पढ़ा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।